आज से बहुत साल पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत पे राजाओं का शासन था। हम लोग ये देखते हैं कि भैया राजा लोग शासन करते थे और ये रहा भारत। और इसका मान लो कोई पर्टिकुलर इतना क्षेत्र है जहाँ पर कि किसी पर्टिकुलर राजा का शासन है। ठीक है। अब ये जो राजा है वो बस इतने ही यहाँ तक क्षेत्र पर अधिकार अपना रख सकता है। बाहरी उसको कोई मतलब नहीं है। अगर इसके इस सीमा में कोई अगर आक्रमण करेगा तो ये जो है उसके खिलाफ युद्ध लड़ेगा। अगर इस थोड़ा भी दूर मान लो यहाँ पे कोई आक्रमण करता है, इसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इसके साम्राज्य में आ नहीं रहा है। मान लो कि यहाँ पर इस कोई राजा का शासन है, ये रहा इस राजा का शासन है, तो यहाँ पर जो राजा है ये जाएगा इसके खिलाफ राज मतलब इसके खिलाफ जो है युद्ध करने के लिए। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग प्रकार से हम लोग देखते हैं कि राजा होते हैं। हमने विजयनगर साम्राज्य को भी देखा था, यहाँ पर भी राजा थे, है ना? राजेंद्र चोल वगैरह। ऊपर की बात करें तो हम लोग देखते हैं मुगलों का शासन था। तो मुगल अपना जो सीमा है उसमें अपना कर्मकांड करते थे। परंतु अब एक कहानी को समझते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक समस्या हम लोगों ने दिख रही है। हम अगर ध्यान से देखें तो इतना जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र और लगभग इतना जो क्षेत्र है, इतना मानचित्र मतलब इतना क्षेत्र, ये लगभग हम कह सकते हैं कि हम ये जो साम्राज्य है इसके आसपास के क्षेत्र हैं। तो मान लो कि कोई बड़ी शक्ति आकर यहाँ पर आक्रमण करती है इस जगह पे। ठीक है, हालांकि पहले तो ये सब हमारा ही था, ये सब अंदर ही था, हमारे पाकिस्तान था हमारा। सो मान लो कोई बड़ी शक्ति है यहाँ पर आक्रमण कर ली और इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ का जो शासक है उसको हरा दिया। मान लो इतना बड़ा राज्य उसने कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर कब्जे खबर यहाँ पर आई तो ये कहा कि अरे बाप रे बाप, वहां कब्जा कर लिया, वो आगे भी आ सकता है, तो ये तैयार हो जाएगा उससे लड़ाई करने के लिए। परंतु ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। मस्त बस ये सब देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर इसको भी हरा देगा तो ये तैयार हो जाएगा और ये भी सब तैयार हो जाएंगे कि नहीं भी लड़ना है। इससे हुआ क्या कि एक तरीके से हम देखें तो अगर मान लो कि ये इसको हरा दिया तो हम देखेंगे कि इसके पास जो संसाधन थे वो इसके हो गए। अब इसके पास संसाधन थे वो इस राजा के हो गए। सो अब ये इसके पास इतनी बड़ी पूरी, इसके पास पहले विशाल सेना है प्लस ये सेना मिलकर इस पर वार कर सकते हैं। और सब मिल के जब इस पर वार करेंगे तो ये भी हट जाएगा, फिर ये भी हट जाएगा, ये भी मतलब खत्म हो जाएगा सब कुछ, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो राजा लोग हैं ना, ये लोग कहते हैं कि अरे ससुर का नाती, अगर मान लो कोई बाहर से आ गया तो हम लोग तो पगला जाएंगे, जो है कि हम लोग का तो नाश हो जाएगा पूरा जमीन। तो इन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि हम लोग क्या करते हैं कि एक आदमी चुनते हैं, एक आदमी चुनते हैं जो कि पूरे क्षेत्र का रखवाला होगा। और हम लोग तो पावर में रहेंगे ही रहेंगे, परंतु उसको भी थोड़ी पावर हम लोग दे देंगे जो कि उस पूरे क्षेत्र को देखेगा। कहीं पर कुछ भी होगा तो वो तुरंत हम लोग से कहेगा कि उधर हमला हो रहा है, हम लोग सब लोग मिल के उसको मारेंगे, इसको जो है कि मार के एकदम खत्म कर देंगे, है ना? तो ये भारत में घुस ही नहीं पाएगा, तो इससे इतना बड़ा क्षेत्र हम लोग का बचा रहेगा, मार काट के बिना बचा रहेगा। ओके भाई। सो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि ये भी शासन करेंगे और इन्होंने कहा कि तुम भी शासन करो। इसको भी सेना दे दिया, इसको भी कह दिया कि तुम भाई पूरे भारत के लेवल पर देखो कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। और ये जो पूरी कहानी है जहाँ पर कि राजा लोग अपना शासन भी कर रहे हैं और जो मेन राजा है, जो मेन सब जिसने सब मेन बना दिया है, मतलब पूरे क्षेत्र का अधिकारी इसको बना दिया गया है, वो भी शासन कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलिटी की भाषा में संघवाद। संघवाद, है ना? हालांकि राजा के समय ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। हम बता सकते हैं अमेरिका का एग्जाम्पल इसमें। अमेरिका में क्या होता है कि छोटे छोटे देश थे, ऐसे बड़े, इतने बड़े बड़े, पास पास बहुत छोटे छोटे, उत्तर प्रदेश से छोटे छोटे सब देश थे, है ना? हरियाणा छोटे छोटे देश। सो यूरोप का आक्रमण होता था इन पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अरे भैया बड़ा दिक्कत हो रहा है, अगर हम लोग अकेले अकेले रहें तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोगों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना होगा। यानी कि जो हमारे पास शक्तियां हैं वो हम लोगों को एक सेंट्रल पावर में देना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी आए तो मिल के हम लोग उसको मारें। हम लोग को एकीकृत करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये लोग अपने आप को एक देश की तरह बनाते हैं यूएस से, और एक राष्ट्रपति चुनते हैं। एंड फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये राष्ट्रपति भी शासन कर रहा है पूरे देश के लेवल पर, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर एक एक देश है या फिर एक राज्य है
अब तो देश बन गया तो ये राज्य हो गया। तो एक राज्य भी अपने लेवल पर अपना कानून बना रहा है और वो लागू कर रहा है। अब यूएसए की बात को हटाते हैं, भारत में राजाओं की बात को हटाते हैं और अभी के भारत में आते हैं। अभी के भारत में बात करें तो जब भीमराव अंबेडकर संविधान बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो राजा है ना, ये राजा जितना मजबूत रहेगा हमारा भारत उतना ही ज़्यादा सुदृढ़ और विकास करेगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आज की जो कहानी है वो हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे भारत में जो संघवाद की पूरी कहानी है वो चलती है। आओ शुरू करते हैं इस कहानी को। तो भैया हमारी कहानी है कि भारत जैसे बड़े देश को चलाना हो तो एक शक्ति द्वारा सब कुछ चलाना मुश्किल है। यानी कि अगर ये राजा लोग ना रहें, खाली बस यही रह के कहे कि हम पूरा देखभाल करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएगा भाई। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको राजा की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, राजा को मैंने मारा फिर जिंदा कर दिया, चलो भैया। अतः केंद्र व राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी कि इसकी शक्ति और इन राजाओं की शक्ति। अभी मैं राजा को क्या कहूंगा, अब मैं कहूंगा कि ये स्टेट है और यहाँ पर कौन है, मुख्यमंत्री हैं। सो मुख्यमंत्री हक दिया मैंने पूरा उसी में। सो मैं थोड़ा सा सुधार दूं, इसको मिटा देता हूं मैं। तो हमने क्या देखा भाई कि मुख्यमंत्री और जो मेन आदमी है इसकी शक्तियों के बीच में बंटवारा हुआ। शक्तियों का बंटवारा मतलब कि तुम्हारे पास ये शक्ति है, तुम्हारे पास ये काम है। अगर मान लो कोई बाहर से आक्रमण करता है तो यहाँ पर जो केंद्रीय शक्ति है वो सारा कर्मकांड देखेगी और बाकी लोग क्या करेंगे, अपना राज्य संभालेंगे, है ना। तो इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा हो गया। सारी शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं रही, अलग अलग लोग अलग अलग अपने क्षेत्र में जो है शासन करेंगे। ओके, सो कैसे चला भाई सब कुछ, इसको भी देखते हैं। तो कुछ और बात है, शक्तियों का बंटवारा हुआ और इसी को संघवाद कहते हैं। संघवाद की परिभाषा बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। संघवाद की परिभाषा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दोहरी शासन प्रणाली है ना, जहां पर कि राज्य और केंद्र जो पूरा एक था, एक ऐसे ले लो, ये रहा हमारा केंद्र है ना, जो पूरे पर नजर रखा है, और इसका एक स्टेट है, मान लो यूपी। ये लो ऐसे रखो इसको, लो भैया, इसका एक स्टेट है यहाँ पर यूपी। इस यूपी पर नजर डाले हुए है एक छोटकू योगी जी। पूरे देश पर देख रहे हैं कौन, मोदी जी। मोदी जी के साथ भी कौन कौन बैठे हैं, अपने साथ में 4 लोग और बैठाए हुए हैं। ये रहे मोदी जी, ये देख रहे हैं एकदम पूरा, ये भी पूरा फोकस किए हुए हैं। मोदी जी प्लस राष्ट्रपति ले लो, है ना। आईएएस आईपीएस लोग भी इन्हीं के चेले हैं सब, है ना। आईएएस आईपीएस कौन है, इनके चेले हैं। राज्य में आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री के चेला बन जाएंगे। चलो भाई, सो ये पूरा इतना राज्य पर देख रहा है, पूरा एकदम भारत पे इसका नजर डाले हुए, और ये अपने राज्य पे नजर डाले हुए है। चलो भाई, ये क्या बन गया भाई, शिट यार, क्या बन रहा है। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। तो हम देखते हैं कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें के अलावा स्वाधीन प्रांतीय सरकार भी, हाँ, केंद्र सरकार के अलावा हमने क्या देखा है कि ऐसी सरकारी या फिर मतलब ऐसी संस्था जिसमें एक केंद्रीय शक्ति के अलावा प्रांतीय सरकारें भी हो, है ना। चलो भाई, सो ऐसी संस्था जिसमें केंद्रीय शक्ति या फिर केंद्र सरकार कह लो, केंद्र सरकार के अलावा स्वाधीन प्रांतीय सरकारें भी हों। संविधान द्वारा सरकार के मध्य शक्ति को बंटवारा किया जाता है। संविधान द्वारा राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। हमने क्या कहा कि ये कहाँ देखेगा, यहाँ पे ये इनके लिए नियम बनाएगा, और अगर ये चाहे तो ये भी इनके लिए नियम बना सकता है। किसके लिए, यूपी वालों के लिए। तो योगी जी नियम बना सकते हैं, ये भी नियम बना सकते हैं। परंतु योगी जी कोई नियम लागू किए हैं कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है तो हमें इतना रुपया जो है लगा है
और हम लोग इनको भी कर देते हैं, है ना? इन्हीं को कर देते हैं, मतलब योगी जी को हमारा कर जाता है। सो ये अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर मोदी जी बोलेंगे तो ये गुस्सा भी सकते हैं कि हम काम कर रहे, काहे बोल रहे हैं आप? हमारे संविधान ने हमको हक दिया है, संविधान द्वारा राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सो ये एक कहानी है। और अब भारत में तो ऐसी कहानी है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही कहानी है, यूएसए में भी यही कहानी है। परंतु अगर हम लोग ब्रिटेन में चले जाएं तो वहाँ पर कहानी बदल जाती है। अगर हम लोग फ्रांस में चले जाएं तो वहाँ पे कहानी बदल जाती है। फ्रांस मान लो कुछ इस तरीके से है ना? ये रहा हमारे पास फ्रांस। फ्रांस में ये जो एक आदमी है बस यही है, राज्य भी है यहाँ पे, राज्य भी है यहाँ पे, जैसे छोटे बड़े मान लो ऐसे राज्य है ये। तो ये राज्य के अंडर जो काम करने वाला है ना आदमी, ये जो मान लो है, इसको बैठाया गया काम करने, मगर ये काम करेगा इनसे पूछ के, बाबू कुछ कर दें, तो ये कहेगा हाँ कर दो, तो ये अपना काम करेगा। ये कहेगा कि तुम इन लोगों को मार डालो, तो ये मार डालेगा। हालांकि मजाक कर रहा हूँ, बट ये जो कहेगा वो यही करेगा। मगर यहाँ पर ये जो कहेगा, ये इसका मन किया तो करेगा, नहीं तो फिर कहेगा कि हमारे पास संघवाद की शक्ति है, तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। दिक्कत क्या होता है संघवाद में? संघवाद में एक बड़ा दिक्कत ये हो जाता है कि मान लो जैसे यहाँ पर हम लोग केरल में है ना, या फिर तमिलनाडु में है मान लो, और जस्ट सपोज यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आई है कि हम यहाँ पर पावर प्लांट लगाएंगे, है ना, सोलर पैनल लगाएंगे हर घर में। और इसके लिए इसके पास जो पैसा है वो कम पड़ रहा है ना, मनी। तो ये मनी के लिए जा रहा है मोदी जी के पास। अब मोदी जी बीजेपी के, तो मोदी जी कहें कि हाँ ठीक है पैसा देंगे। अब एक तो फरमान रहता है, तो फरमान मोदी जी को दे दिया कि हमको भैया थोड़ा दीजिए, हमको पैसा जरूरत है। ये मांग किया, ये देबा नहीं करेंगे, ये रोले रहेंगे, बहुत दिन बाद देंगे। एक केस हुआ भी था ऐसा जहां पर कि कांग्रेस वाले कुल मांगे पैसा ही देबा नहीं किए हैं, तो ये सब जाकर कंप्लेन कर दिए रहे। सो हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट का कुछ नियम वगैरह भी आया था कि जब लगभग 6 महीने का समय क्या दिया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है जवाब देना पड़ेगा कि आपको पास करना है ये कि नहीं, मनी पास करना है कि नहीं। सो ऐसा कहानी था। यहाँ पर हम देखें तो 2 लोग हैं। यहाँ पर हम देखें तो, यानी कि अगर हम लोग फ्रांस में देखें तो, फ्रांस में हम देखें तो केवल एक ही लोग है। तो जहां पर एक ही होता है, ये एक शासन है, ये भी एक शासन प्रणाली है। 2 प्रकार की शासन प्रणाली हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एकात्मक शासन प्रणाली, जहां पर सारी शक्तियां केवल एक व्यक्ति के पास में होती हैं। इसमें एक केंद्रीय शक्ति के पास सर्वशक्ति होती है। और यहाँ पर क्या है, दोहरी शासन प्रणाली है, परंतु उसको दोहरी नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं संघवाद, कहते हैं संघीय शासन प्रणाली। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य में भी शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य में भी शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। तो इसको मैं बता दूं, आप अगर खुद सोचो तो इसकी विशेषता आपको क्या अच्छी लग रही है कि भाई ठीक है मोदी जी भी चलाएंगे और योगी जी भी चलाएंगे। तो आपके दिमाग में सबसे बड़ी चीज आएगी कि अगर मोदी जी को ही चलाना होगा तो इतना बड़ा जो है हमारा राज्य है, इतना बड़ा हमारा देश है, कैसे चलाएंगे, नहीं चला पाएंगे, और जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पहला हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो दोहरी सरकार है इसका फायदा होता है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे ऊपर शासन करने वाला, हमारे हिसाब से शासन करने वाले लोग जो है वो दो ठो सब हैं, यहू काम कर रहा है मेरे लिए, यहू काम कर रहा है मेरे लिए। तो हालांकि इसको लाभ कितना मिलता है वो सभी को पता है, बट हम लोग को एक होता है ना कि दोहरी सरकार का लाभ मिलता है। तो एक जो है फायदा या विशेषता इसकी हो गई, केंद्र व राज्य सरकार केंद्र व राज्य स्तर पर कार्य करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये भी कि इसके पास भी कुछ शक्तियां हैं, इसके पास भी कुछ शक्तियां हैं। ये अपने शक्तियों के हिसाब से कर रहा है काम, ये अपने शक्तियों के हिसाब से काम कर रहा है। तो शक्तियों का बंटवारा हम लोग देखते हैं, बंटवारा, कि यहाँ पर इसकी विशेषता है कि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा हो जाता है ना। अगर इस पूरे क्षेत्र पर मान लो यहाँ पर कोई अटैक करने आ रहा है,
तो ये मोदी जी काम करेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। परंतु अगर यूपी में कोई अटैक करेगा तो ये भी काम करेंगे, यहू काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। चलो भाई, ओके। शक्तियों का बंटवारा हमने देख लिया कि दोनों सरकारें अपने अपने विषयों से स्वतंत्र होकर नियम कानून बनाती हैं। हम लोग देखते हैं कि मान लो कि ये जो आदमी है सबसे ऊपर है, ये कहे कि इसको कि तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, लो भैया ट्रिपल एस बन गया, हटा देगा इसको। परंतु इसके ऊपर भी कुछ है, वो है संविधान। और भारत का हर नागरिक समझता है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं, न प्रधानमंत्री न ये। और ये क्या कर रहा है, ये संविधान से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये योगी को हटाकर पूरे मतलब पूरे देश पर अपना कब्जा जमाना चाह रहा है, तो इस संविधान का उल्लंघन कर रहा है। परंतु अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संघवाद है, परंतु अगर हम लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ संघवाद है, तो हमारे यहाँ संविधान का उल्लंघन होगा तो ये जेल जाएगा ससुरा, है ना। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। संविधान क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यार कैमरा ठीक है, चलो भाई। सो संविधान सर्वोच्च है। इसके बाद बात करें तो संघवाद में मनमानी न हो, अतः संविधान में पहले ही शक्ति के विषय में बता दिया गया है कि किसके पास क्या शक्ति है। खैर, अब हम लोग देखते हैं शक्तिशाली न्यायपालिका क्या है भाई। मान लो कि मोदी जी ने योगी जी को कहा कि आप अपने जो यूपी है वहां में एक ठो मदरसा बनवाइए, है ना। और योगी कहे कि हमारे यहाँ मदरसा नहीं बनेगा, और कुछ कारण दे दिए, है ना, कुछ ठोस कारण दे दिए कि यहाँ पर इस जगह पर पहले शिव जी की प्रतिमा थी, इस जगह पर मदरसा नहीं बनेगा, अब मोदी जी का मदरसा बनेगा। तो इस जगह पर हम लोग देखते हैं कि मोदी जी और योगी जी के बीच में लड़ाई हो गया, फाइट हो गया, है ना। अब फाइट हो गया तो हम लोग देखते हैं कि ये लोग अब जाएंगे न्याय लेने के लिए कोर्ट, है ना, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये लोग। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों से भी ऊपर शक्तिशाली न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है, ताकि इन लोग अगर लड़ाई करें तो उनको सुलझाया जा सके। शक्तिशाली न्यायपालिका होती है संघ शक्तिशाली न्यायपालिका होती है, ताकि इन दोनों के झगड़े का निपटारा हो सके। और शक्तिशाली न्यायपालिका होना जरूरी भी है ना। ओके, सो अगला वित्तीय स्वायत्तता। इसमें यह कहा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो टैक्स देंगे, है ना। परंतु क्या वो मोदी को टैक्स देंगे, योगी को टैक्स देंगे? तो हम लोग जनरली तो कहते हैं कि भाई मोदी जी को टैक्स जाएगा, तो हमारा कुछ टैक्स जाता है योगी जी को, कुछ टैक्स जाता है मोदी जी को। परंतु यहाँ पर हम भी देखते हैं कि हम लोग का टैक्स जो है, हम लोग से कर वसूली जो है, वो ये भी कर सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। मतलब कि अगर इसको पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत तो होती ही है, यहाँ पर विकास कार्य करना है, कुछ करना है, तो यूपी का जो खजाना है वहां से पैसा जाता है। परंतु यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है, दोनों को कर लेने का अधिकार प्राप्त है ना। अगर मोदी जी कहें कि नहीं भाई योगी जी, आपके राज्य में जितना भी खजाना मिला है वो सारा हमको दे दीजिए, ये मना कर देंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि संविधान ऊपर है और संविधान मुझे कहती है कि मैं कर वसूली कर सकता हूँ। सो वित्तीय स्वायत्तता यानी कि कर वसूली का हक राज्य को भी, है ना। चलो भाई, इसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्रीकृत संघवाद। अब यहाँ पर एक दिक्कत होता है कि मान लो कि योगी जी हैं और ये कोई कानून लाए, वो कानून इनको पसंद नहीं आया और ये दोनों कोर्ट में गए, तो हम लोग देखेंगे कि मोदी जी के बात को ज्यादा वसूली दिया जाएगा, ज्यादा जो है ऊपर रखा जाएगा। और इसके अलावा और बात करें तो मोदी जी को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं और
योगी जी को या फिर किसी और मुख्यमंत्री को कम शक्तियां प्राप्त हैं। योगी जी आपातकाल घोषित कर सकते हैं। योगी जी राज्यपाल की नियुक्ति, सॉरी मोदी जी, योगी बोल दिया मैंने, मोदी जी के साथ बैठी हुई हैं यहाँ पर राष्ट्रपति जी। ये राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करती हैं, जो कि राज्य में जाके काम करते हैं। ये मोदी जी संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण करते हैं, नोटबंदी जैसे हो गया। और हम ये देखते हैं कि मोदी जी अगर चाहें तो इसका टुकड़ा भी कर सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं। मान लो इतना बड़ा है, टुकड़ा करना चाहे टुकड़ा कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर तो योगी जी हैं, योगी जी पूरे यूपी को संभाल रहे हैं, परंतु अगर मोदी जी चाहें तो ये कह के कि यहाँ पर ये सिस्टम है, वैसे वैसे है, इतने टुकड़े को बिहार में मिला लेना चाह सही रहेगा, है ना। और कानून पास हो गया है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, योगी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके पास हक है कि ये इस राज्य को इतना हटा के इतना ऐसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो वो फ्रांस वाला सिस्टम नहीं हो गया कि ये रहा हमारे पास फ्रांस, ये रहा इसका इतना टुकड़ा, हर टुकड़े पर एक आदमी बैठा हुआ है और इस पूरे टुकड़े को संभाल रहा है एक आदमी। ये आदमी इसको जो कहेगा फिर ये काम करेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम हल्का हल्का देखें तो ये आदमी इसको जो कह रहा है वो यही काम कर रहा है। तो हल्का हल्का संघवाद में एकात्मकता आने लगती है, तो इसको हम लोग एकीकृत संघवाद भी कहते हैं, है ना, एकीकृत संघवाद भी कहते हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि भारत में केंद्र को ज्यादा ताकतें प्राप्त हैं, अतः यहाँ का संघवाद एकीकृत संघवाद भी कहलाता है। अब ये जो शक्तियां प्राप्त हैं, केंद्र को शक्तिशाली बनाने हेतु प्रावधान रखा गया है। केंद्र को शक्तिशाली बनाने हेतु जो प्रावधान रखा गया है वो कैसा कैसा है, तो मैंने यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ता है भाई, एकीकृत केंद्र, है ना, केंद्र लिखा, केंद्र। चलो भाई, सो ये भी कहानी है। आगे बढ़े। हमने देखा कि इसके पास ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, किसके पास, ये मोदी जी के पास। तो मोदी जी के पास कौन कौन सी शक्तियां ज्यादा प्राप्त हैं, तो पहली शक्ति मोदी जी के पास, मोदी जी के पास पहली शक्ति यहीं पर लिखा है, वही बोल लेता हूँ कि संसद द्वारा राज्यों का निर्माण किए जाने का प्रावधान है। राज्यों का निर्माण, मैंने बोला ना कि यहाँ पर अगर इसको काट के नया राज्य बनाना है या फिर इसमें विलय करना है कुछ भी करना है तो मोदी जी कर सकते हैं। तो पहला तो मैंने बता ही दिया है मैंने। उसके बाद मैंने बोला था आपातकाल वगैरह, आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत ये जो है 356 और 360, ये 3 आर्टिकल के प्रभावी होने पर जो ये पूरा ढांचा है ये पूरी तरीके से इनका हो जाता है। मतलब कि अब ये जो कहेंगे इसको वही करना पड़ेगा, वही फ्रांस वाला हाल। तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है जब कोई आपातकालीन स्थिति पड़ती है। अब जैसे मान लो आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत गया, मान लो जैसे वेनेजुएला पर कब्जा हुआ है यूएसए का, तो यूएसए ने आक्रमण किया था, रडार वगैरह जो भी किया था, मतलब बमबारी वगैरह। तो उसी तरीके से मान लो हमारे पर भी वो आक्रमण कर देगा तो मोदी तुरंत घोषणा कर देंगे मीडिया के माध्यम से कि भारत में तुरंत आपातकाल की घोषणा कर दी जाए, सारा योगी साम्राज्य इनके अधीन काम करेगा, ये जो बोलेंगे वही करना है क्योंकि आक्रमण हो गया है ना। तो ढांचा जो है पूरी तरह एकात्मक हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है और राष्ट्रपति केंद्र का ही प्रतिनिधि है ना। चलो भाई, इसके बाद हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था कि कांग्रेस और मोदी जी, कांग्रेस गया पैसा मांगने इनसे, तो कहें कि तुम अच्छा काम करोगे हमारे रहते हुए, नहीं करने देंगे, ये बिल नहीं पास किए, तो ये पूछा काहे नहीं पास किए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों कुछ मतभेद हो रहा है। अगर ये लोग प्यार से काम करें, ये लोग प्यार से और सहयोगिता से काम करें तो हम लोग इस संघवाद को कहेंगे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऐसी संघीय प्रणाली जहां केंद्र व राज्य सरकारें परस्पर मिलजुल कर और सहयोग से काम करती हैं। ठीक है, मतलब कि कांग्रेस यहाँ पर है, ये मांगी पैसा, मोदी जी कहे अरे एकदम ये पूरा भारत मेरा है, ये पूरे भारत की मिट्टी मेरी है, तो यहाँ का विकास भी मेरा ही होगा भाइयों बहनों। तो ये भाइयों बहनों यहाँ पर पैसा दे दिए। और इसके बाद मोदी जी ने सन 2015 में एक
प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात की, को कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि ये जो उत्तर प्रदेश है, हमारे पास इधर राजस्थान है, दिल्ली है और बीच में मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और जो भी है यहाँ पर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बांग्ला। तो और ये और ये सब आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कौन कितना आगे निकल जाएगा। यानी कि ऐसी संघीय प्रणाली जहां राज्यों के मध्य निवेश, राज्यों के मध्य विकास, राज्यों के मध्य शैक्षिक योग्यता को लेकर प्रतिस्पर्धा हो, यानी कि कौन सबसे पहले विकसित होगा। इधर मोदी जी फड़ 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 किए हैं, यहाँ पर इसके मुख्यमंत्री फड़ 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 किए हैं कि विकसित करो विकसित करो विकसित करो। तो इससे होगा क्या कि प्रतिस्पर्धी संघवाद देखने को मिलेगा, केंद्र की सहायता से प्राप्त होती है ये जो प्रतिस्पर्धी संघवाद। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर है कांग्रेस है, कुछ काम कर रहा है क्योंकि इसको यूपी से आगे जाना है, तो ये काम करना चाहेगा परंतु इसके पास संसाधन नहीं है, तो इस संसाधन में केंद्र की सहायता इसको प्राप्त हो सकती है, मोदी जी पैसा दे सकते हैं। और यही कहानी हम लोग की आज की कहानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।